गुड मॉर्निंग दोस्तों। द रॉयल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम संविधान के बारे में चर्चाएं करेंगे कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के तहत किया गया। इससे पहले हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में समझ लेते हैं कि संविधान की ऐतिहासिक परिदृश्य में क्या भूमिका थी और किस प्रकार धीरे धीरे इस संविधान का निर्माण शुरू होने लग गया था। तो आज हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। तो ये हो गई इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान की है, जो आपको पता होगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उसने ब्रिटिश सरकार है उससे एक अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कराकर इंडिया में व्यापार करने के लिए आए। अब इस जो ये ब्रिटिश कंपनी है और जो ये एक्ट आते हैं उनके बारे में चर्चा करने से पहले एक कहानी के द्वारा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये है इंडिया और ये मान लो कोई देश है। यहाँ पर मान लो मोदी सरकार है और मोदी सरकार से एक कंपनी अनुमति लेकर इस देश में व्यापार करने के लिए जाती है। किस उद्देश्य से जाती है? इस कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है? वो है व्यापार करना। अब धीरे धीरे ये कंपनी इस देश में अपनी स्थायी सेना रखना शुरू कर देती है और वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको अपनी सेना के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने का वायदा करती है। फिर किसी के द्वारा मोदी सरकार को कहा जाता है कि आपकी अनुमति लेकर जो कंपनी देश में व्यापार करने गई थी वो इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो आपके विपक्ष के साथ मिलकर कभी भी आपकी सरकार को गिरा सकती है और इस देश में अपना शासन चला सकती है। तो मोदी सरकार ने इस कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय संसद में अधिनियम लाती है और उन्हीं अधिनियम के द्वारा इस कंपनी पर नियंत्रण पाया जाता है। तो इसी प्रकार ये हो गई ब्रिटेन हो गया और ये हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कि ब्रिटेन सरकार है वो इस कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए समय समय पर अधिनियम या एक्ट लाती है। आज हम उन्हीं एक्टों के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे इन एक्टों को ये जो कंपनी का शासन है इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया कंपनी का शासन, एक हो गया ताज का शासन। कंपनी का शासन हो गया 1773 से 1858 और ताज का शासन 1858 से 1947 तक। जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद में 1858 का अधिनियम आया और उसमें कंपनी का शासन समाप्त करके ताज का शासन शुरू हो गया। तो आज हम कंपनी का शासन पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम कंपनी का शासन शुरू करते हैं। हम आते हैं, सबसे पहले एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की प्रथम विशेषता ये थी, इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा गया। इस एक्ट के बाद में उस जो गवर्नर का पद था उसको गवर्नर जनरल कहा गया और प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इस एक्ट के द्वारा प्रथम गवर्नर जनरल बने वो थे वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता। और इसमें चार न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश।
और जो ये मुख्य न्यायाधीश था वो था इलीजा शाह इम्पे। ये हो गया। इसकी तीसरी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना, जो कि कंपनी की जो भी व्यापारिक गतिविधियां उनको ब्रिटिश सरकार से अवगत कराना। चौथा था इसका रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध। ये इसकी 4 विशेषताएं प्रमुख थी। और ये गवर्नर जनरल है, उसको बंगाल के अलावा उसके 2 प्रांत और थे ब्रिटेन कंपनी के, वो थे बम्बई और मद्रास। इन दोनों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। और इन दोनों का अलग से गवर्नर जनरल न होकर कौन होता था? बंगाल का गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अब आते हैं हम 1781 का अधिनियम। 1781 का जो अधिनियम है वो इसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट है वो 1773 को संशोधित करने के लिए लाया गया था। और इसमें कहा गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्य के लिए बंगाल की जो परिषद है उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1781। अब इसके बाद में आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ये उस समय जब ये एक्ट पारित हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स नामक व्यक्ति थे, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। अब जो ये पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कंपनी है उसके व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। अब जो ये व्यापारिक है उसके लिए तो 1773 का एक्ट था रेगुलेटिंग, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी थी। कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ब्रिटिश सरकार को कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों से अवगत कराएगा। लेकिन ये जो राजनीतिक है इनके लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें नए बोर्ड की स्थापना की, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। BOC। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराना। इसके बाद में आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट 1793। चार्टर अधिनियम। इसमें कहा गया, इसमें एक बात कही गई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इनके जो सदस्य हैं उनकी जो तनख्वाह है वो कहाँ से दी जाएगी? भारतीय धन से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनकी तनख्वाह या उनका जो वेतन है वो भारतीय धन से या भारत की जो निधि है उससे दिया जाएगा। ये तो हो गई 1793। अब आते हैं हम 1813 का एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या है?
1793 का एक्ट था, उसमें कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनका जो वेतन है वो भारत की निधि द्वारा दिया जाएगा। जो ये है 1813 का, इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत पर, एकाधिकार, उसको समाप्त कर दिया और भारत में व्यापार करने के लिए सभी कंपनियों का मार्ग खोल दिया। हालांकि ये जो व्यापारिक एकाधिकार था वो चीन पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। उस चीन में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन हाँ, इस एक्ट के द्वारा जो भारत में व्यापार करने का अधिकार था वो सभी कंपनियों के लिए खोल दिया। और ये जो अधिकार पत्र है, कंपनी का जो अधिकार पत्र है व्यापार करने का, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इस एक्ट में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। अब इसके बाद में आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 के बाद में 1833। में तो कंपनी का व्यापारिक क्षेत्र था, मतलब व्यापार का एकाधिकार था, उसको समाप्त करके सभी कंपनियों के लिए व्यापार का अधिकार खोल दिया। अब 1833 में आते हैं कि 1813 के बाद में 1833 आते हैं और इसने जो कंपनी थी उसके व्यापार क्षेत्र को समाप्त कर दिया। कंपनी को कहा गया कि अब आप भारत में व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश सरकार है या ताज है, उसकी तरफ से आप भारत पर शासन करेंगे। इसके व्यापार को समाप्त कर दिया और जो ब्रिटिश सरकार है उसकी तरफ से कंपनी को कहा गया कि अब आप भारत पर शासन करेंगे। इसके बाद में आता है जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले तो ये गवर्नर जनरल था वो केवल बंगाल का ही था, फिर ये इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। और वो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे, वो थे विलियम बेंटिंग। प्रथम इंडिया के गवर्नर जनरल कौन बने? वो थे विलियम बेंटिंग। इसके बाद में आते हैं हम अपने आगे इसकी क्या विशेषता है वो देखते हैं। इसकी तीसरी प्रमुख विशेषताएं थी वो थी जो ब्रिटेन के ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक थे, ईसाइयों के लिए भारत में धर्म प्रचार करने का मार्ग खोल दिया। इनको कहा गया कि आप भारत में जाइए और वहाँ पर ईसाई धर्म के बारे में अपनी विशेषताएं बताइए और भारत में अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। इसके बाद में लास्ट एक्ट आता है, जो कंपनी का शासन था उसका लास्ट एक्ट आता है, वो है 1853 का। चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए एक भारतीय या केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और इसमें इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी जो सिविल सेवा होती है, सिविल सेवा एग्ज़ाम होती है, उसमें परीक्षा देने के लिए भारतीयों के लिए इस सिविल सेवा में कहा गया है कि भारतीय भी इस सिविल सेवा का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता थी। और जो शिक्षा का क्षेत्र उसके लिए एक समिति बनाई गई
और वो समिति थी। इस एक्ट के लिए कौन सी समिति बनाई गई? मैकाले समिति। और ये कब बनाई गई? 1854। किस पर बनाई गई ये? भारतीय शिक्षा के लिए। भारतीय शिक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई? मैकाले समिति। और कौन से अधिनियम के तहत? 1853। अब इसके बारे में हम कल, इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। ये तो आज हो गया कंपनी का शासन, और कल हम आएंगे ताज का शासन की कैसे 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां बदल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ताज का शासन शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही है। कल हम 1858 के अधिनियम के आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।